बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज के हालात ये हैं कि हुकूमत अनाउंस कर चुकी है, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं कि अगस्त 2023 में निगरान हुकूमत आ जाएगी, लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है और वो सवाल है इंतखाबात के ऊपर लटकती हुई अनसर्टनिटी के हवाले से। गो कि ये बात क्लियर है, हर कोई कह रहा है कि जब निगरान हुकूमत आ जाएगी तो इंतखाबात भी हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि इंतखाबात 2023 किन दो अहम मामलात के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेरे नज़दीक दो अहम मामलात हैं जिनकी जो नौयत है वो बुनियादी है इंतखाबात से पहले, और एक ये कि क्या इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, कासिम के अब्बा हैं, क्या उनकी नाअहली या उनके हवाले से कोई फैसला अगस्त 2023 के बाद आने वाली निगरान हुकूमत के दौर में इंतखाबात से पहले हो जाएगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या इंतखाबात फिर भी अपने वक्त पर होंगे। दूसरा सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, इस वक्त मुल्क में नहीं है, अदालत से एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, दो कन्विक्शंस उनकी मौजूद हैं, चाहे वो एवनफील्ड के अंदर हो या अल-अज़ीज़िया के केस के अंदर हो, उनको सेट असाइड कराना जरूरी है अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखे और उनको मुंतखब करे। जाहिर बात है उनका इलेक्शन के अंदर शामिल होना, उसके अंदर हिस्सा लेना जरूरी है। ये दो अहम मामलात हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत को अपने गिर्द रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इन दोनों मामलात पर इलेक्शन से पहले कोई पेशरफ्त होगी या नहीं होगी। आईनी तरीका तो सबको पता है, राजा रियाज साहब आपको पता है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, मुशावरत होगी, केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी, उसकी कैबिनेट भी बन जाएगी, लेकिन जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात शाह महमूद कुरैशी साहब करते हुए नजर आते हैं, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, क्या कोई प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी, ये एक बहुत अहम सवाल है। और क्या मुस्लिम लीग नून यही सोच कर बैठी है कि कोई नहीं होगा मद्दे मुकामिल और मामलात और हालात बिल्कुल साफ होंगे और एक ही कंटेस्टेंट होगी मुस्लिम लीग नून, खास तौर पर पंजाब के अंदर जो कि बैटल ग्राउंड है। अगर आपने वफाक के अंदर अपनी हुकूमत बनानी है तो उसके लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मौजूद तो है, अपने आप को निशान भी एलोकेट करवा लिया है उन्होंने, लेकिन क्या ये तमाम लोग अपनी सीटें जीत पाएंगे और इस पोजीशन में होंगे कि वो डोमिनेट करें और अगला वज़ीर आज़म बनाने में नंबर्स गेम के अंदर को अहम किरदार अदा करें। ये तमाम सवालात हमारे सामने मौजूद हैं। एज वी स्पीक इमरान खान साहब के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात बन चुके हैं, उनकी नौयत अपनी जगह, लेकिन उनको 9 मई के वाक़यात के बाद जिन मुकदमात में बाकायदा तौर पर नामजद कर दिया गया, उनमें से 2 मुकदमात रावलपिंडी के अंदर हैं, 3 लाहौर के अंदर हैं, मुल्तान में 3 है, फैसलाबाद में 2 है और गुजरांवाला में 1 है। इमरान खान साहब आज भी JIT के सामने पेश हुए, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन तमाम मुकदमात के हवाले से कोई पेशरफ इस सूरत में होगी कि उनकी कन्विक्शन हो जाए, वो नाअहल हो जाए या जेल में चले जाएं। क्या तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस में ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, ये तमाम सवालात हमारे मुल्क की सियासत को घेरे में लिए हुए हैं। अपने मेहमानों के सामने ये तमाम सवाल रखूंगा। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मुल्क के मुमताज़ साहब भी जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब आप समा न्यूज़ का हिस्सा हैं और आप उनको समा की स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे और बहुत ही अहम जिम्मेदारी इलेक्शन सेल के हवाले से भी उनके ज़िम्मे है। इफ्तिखार साहब आपको मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुनीब, आपको भी साथ ताउन करना पड़ेगा तभी तो एक अच्छा जी इंशाल्लाह होगा इन माय कैपेसिटी ज़रूर सर। और मैं जनाब शोएब शाहीन साहब को खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है उसके मेंबर हैं, सीनियर वकील हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब तारिक फजल चौधरी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अहम डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर इनका बड़ा हिस्सा होता है। इनकी जो मामलात हैं, इनकी जो एडवाइस है उसको भी बड़ा सीरियसली लिया जाता है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका भी। सबसे पहले जो सवाल इर्द गिर्द घूम रहा है पाकिस्तान की सियासत के, वो ये है कि इमरान खान साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, कासिम के अब्बा हैं, उनका कानूनी स्टेटस क्या होगा। अब खदशात अपनी जगह, बट शोएब शाहीन साहब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वज़ीर आज़म ने अनाउंस कर दिया केयर टेकर आ जाएगी, तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती कि वो इस वक्त पार्लियामान के अंदर नहीं है, लिहाजा राजा रियाज साहब ही उन्हीं से मुशावरत होगी, केयर टेकर हुकूमत भी आ जाएगी। क्या आपको खदशात हैं कि ये इंतखाबात होंगे ही नहीं या डिले हो जाएंगे, या आपको महज इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर एतराज़ है? देखिए, दोनों एतराज़ात हैं। पहली बात तो ये है कि जब ये मौजूदा जो 2 सूबों में गैर आइनी हुकूमत बैठी हुई है, जब 90 डेज़ के इलेक्शन की बात हुई
तो ये सारे पीडीएम की जमातें ये कहती थी कि 90 डेज़ में इलेक्शन का तो लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि आगे क्या होगा। ये बात तो अब तय हो गई है IMF के साथ डील के बाद कि ये अब असम्बली की एक्सटेंशन तो नहीं होगी, ये अपने मुद्दत पे चले जाएंगे या डिज़ोल्व कर देंगे 3 दिन पहले, जिसका ज़्यादा इम्कान है कि ये डिज़ोल्व कर देंगे ताकि इनको 90 डेज़ मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि इसके बाद मुझे ये शक फिर भी रहता है। हाँ, अलबत्ता मेरा ज़्यादा कभी इम्कान इस बात का मुझे अब लगता है कि ये इलेक्शंस हो जाएंगे, 90 डेज़ हों या 60 डेज़ हों, ज़्यादा इम्कान है कि 90 डेज़ में हो जाएंगे। लेकिन अगर निगरान सेटअप पे आएगा, जब हम उनके नाम देखेंगे या उनकी फ़ाइनल लिस्ट आएगी, तो उस वक्त हम देखेंगे कि क्या ये आर्जी तौर पर वाकई लगाया गया है, क्या ये केयर टेकर की कैटेगरी पे फॉल करते हैं या उसी तरह का ही सेटअप लेकर आए हैं जैसे ये पंजाब में या KP में लेकर आए हैं, और जिस तरह उसकी तवालत दी गई है और उनके जरिए KP में तो शोएब शाहीन साहब PTI को क्रश करने की कोशिश की। KP में तो देखिए ANP के भी नुमाइंदे हैं, तहरीके उसमें पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे हैं, उसमें PMLN के भी नुमाइंदे हैं। वो तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा तमाचा है केयर टेकर हुकूमत की एग्जिस्टेंस के ऊपर ही कि वहां पर तो सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो रही है केयर टेकर हुकूमत के अंदर। लेकिन आपको ये लगता है कि केयर टेकर हुकूमत वफाक के अंदर जो आएगी, कौन वजीर आजम बनेगा, इससे आपको पता लगेगा कि वो लंबा अरसा चलता है या नहीं। बट इमरान खान साहब यानी कासिम के अब्बा के जो केसेस हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी पेंडेंसी रहेगी भी, तब भी इंतखाबात हो जाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है केसेस तो पेंडिंग रहेंगे। ये इतना जल्दी तो अब 180 से ज़ायद मुकदमात हो गए हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये कल परसों, हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने में ये फैसले हो जाएं। ज़ाहिर इनके फैसलों का ट्रायल होगा, हर रोज़ वो 5, 7, 8 केसेस में पेश होते हैं। किसी दिन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होना होता है, किसी दिन ट्रायल किसी एक केस में शुरू होता है, दूसरे केस में ज़मानत कब्ल गिरफ्तारी होती है। तो ज़ाहिर कोई एक दिन भी उनका खाली नहीं होता है, रिस्पेक्टिव के सब्सिक्वेंटली अगर इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो वो कुछ एग्जेम्पशन ले लें और कुछ केसेस को वो साइड लाइन करने में कामयाब हो जाएँ। तो लेकिन असल बात तो ये है कि क्या ये माहौल क्या है। 3 महीने बाद अगर इलेक्शन होने वाला है तो मुझे बताएं कि क्या ये खौफ की फ़िज़ा आज कायम है या ख़त्म हो गई है? क्या चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल नहीं किया जा रहा? क्या आज जो कैफियत है, हाजी राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि अगर आपको ये समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाएगी, मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, तो ये भूल जाइए, इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे बताएं मुनीब फारूक साहब, यहाँ अली अवान के सगे भाई को, जो कि पॉलिटिक्स में भी नहीं है, वो बैठा हुआ है दुबई का, वो नौकरी करता है, यहाँ अपनी वालदा को मिलने आया, उसको उठा लिया गया। उसी तरह आप देख लें 7 दफ़ा ज़मानत हुई है वो शकील साहब की, साबिक मिनिस्टर की, 8वीं मरतबा उसको गिरफ़्तार कर लिया। अली मोहम्मद ख़ान को 6 मरतबा ज़मानत मिली है, 7वीं मरतबा गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके अलावा मुझे बताएं, बहुत सारी मिसाल, सैकड़ों मिसालें हैं, लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ। ज़मान पार्क में इमरान खान साहब को मिल के गए हैं उज़ैर करामत भंडारी, उसको अगवा कर लिया गया। वकील हैं जो, वो अपने क्लाइंट को मिलने गए हैं जो केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको। अच्छा, इसी तरह बेशुमार वाक़यात हैं। आप हमाद अज़हर के बाप को उठा लिया जो 20 साल पहले, 85 साल उसकी उम्र है, 20 साल पहले उसने सियासत छोड़ दी। नदीम अफजल चंद जो सिटिंग मिनिस्टर का स्टेटस है और उसका भाई अगर PTI में है तो उसके बाप को उठा लिया। अगर ये तर्ज अमल, ये तो सामने चंद एक में मिसालें दे दी, अगर ये तर्ज अमल है, मुझे बताएं कि ये लोग कहाँ मुलव्वस हैं और क्या माहौल है। अगर रहेगी तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। बट अलाउ मी टू टेक इट टू चॉइस साहब, क्योंकि हुकूमत उनके ऊपर इफ्तिखार साहब कैन एनालाइज के दुरुस्त बात कौन करे। मैं वेलकम बैक शोएब शाहीन साहब। चॉइस साहब, मामला बड़ा सादा है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड आप ना दें, केसेस भी ना ख़त्म करें, लेकिन अब ये बात तो कोई ढकी छुपी नहीं है कि अली नवाज अवान के भाई जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं, आप उनको, आपकी हुकूमत है, आप उनको उठवा लेते हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं जी अली मोहम्मद ख़ान 6 केसेस में जमानत हुई, 7वीं मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे माहौल के अंदर तो आप फिर तहरीके इंसाफ को अलाउ ही नहीं कर रहे कि लेवल प्लेइंग तो छोड़, उनके लिए तो आप फील्ड भी नहीं छोड़ेंगे कि भाई इंतखाबात लड़ लो या इंतखाबात लड़ने के काबिल हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कतई तौर पे किसी भी ऐसी फ़िज़ा और माहौल के हक़ में नहीं हूँ कि किसी पार्टी को साइड लाइन किया जाए, किसी पार्टी को बैन किया जाए, किसी पार्टी को कॉर्नर किया जाए। लेकिन शोएब शाहीन साहब ने लेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है।
इन्हें उस लेवल प्लेइंग फील्ड का पता नहीं है जो 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फराहम की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो माहौल बनवाया था, वो उसका हिस्सा थे और वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। अगर ये उसको लेवल प्लेइंग फील्ड समझते हैं तो उतनी एक लेवल प्लेइंग फील्ड इनको भी मिल जाएगी अभी जो इलेक्शन आने वाला है। दूसरी बात ये कि जो नाम ये ले रहे हैं एक मतलब उतनी की मिलेगी, वो तो फिर कोई नहीं हुई ना चौधरी साहब, मतलब फिर ना ही समझे। नहीं मतलब देखें ना, लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने जितनी हमें दी है उतनी ही देनी चाहिए ना। आपका क्या ख्याल है? इंसाफ का तकाजा क्या कहता है? नहीं कहता है ना, तकाजा तो ये है ना कि गलती जितनी लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने 2018 में हमें दी थी। कोई नहीं जुल्म तो ये मानते हैं कि उन्होंने हमारे साथ कोई जुल्म किया है, ये मानते हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। या तो ये मान जाएं तो हम नहीं करेंगे, जो हमारे बस में होगा हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो मानते ही नहीं है ना। दूसरी बात ये है कि जो चंद नाम इन्होंने लिए हैं, मुझे ये बताएं कि क्या किसी की गाड़ी की डिग्गी से हीरोइन निकली है कोई एक मन? क्या झूठे मुकदमात में मुल्क के साबिक वज़राए आज़म एक नहीं, उनको जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, उनको जिस तरह आपने गिरफ्तार किया, झूठे मुकदमात बनाए, क्या ये 2-4 नाम आपने लिए हैं इनमें से किसी के खिलाफ ऐसे मुकदमात निकले हैं? हमने तो किसी की गाड़ी की डिग्गियों से हीरोइन नहीं निकाली। जो मुकदमात ख़ास तौर पे आपके ये जो 9 मई के वाक़यात के बाद के हैं, अब मुझे बताएं उनकी कोई जस्टिफिकेशन कैसे दे सकता है? अच्छा, जब ये बात करते हैं बसात एहतराम शुरू यहीं से करेंगे, नहीं जी 9 मई के वाक़यात की तो जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे सकता, ये तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं। लेकिन साथ फिर जनाब वो सारी कहानियाँ, जो लोग गिरफ़्तार हैं, जो लोग अभी जिनकी गिरफ्तारियाँ पेंडिंग हैं, जिनके खिलाफ अभी तहकीकात हो रही हैं, फिर उनको ये डिफेंड करना शुरू कर देते हैं और आखिर में फिर कह देते हैं कि 9 मई के वाक़यात को कोई उसका तो कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अपने सारे बंदों को आप मुझे बताएं कि कोई जबर का माहौल। चौधरी साहब, अब बात यह है ना, आप सियासी वर्कर हैं, मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह के साथ जो हुआ, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ हुआ, मियां नवाज शरीफ के केसेस देख ले, शहबाज शरीफ साहब के देख ले, अगर हर चीज मैं मनोअन मानता हूं कि गलती हुई और बड़े बोगस केसेस थे या बड़ा जुल्म किया गया, लेकिन क्या अली नवाज अवान के भाई की गिरफ्तारी या उनको ले जाना, जिसका इस बंदे का सियासत से ताल्लुक नहीं है, वो किसी तरह से जस्टिफाइबल है कि क्योंकि पहले ये हुआ था इसलिए आज ये हो रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं ना कि ये माने या ना माने, इज इट इवन रेलेवेंट? आपको पता है, मुझे पता है राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई और बहुत से लोगों को पता है, खुद तहरीक इंसाफ के लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहते रहे कि ज्यादती हुई है लोगों के साथ। तो क्या ये स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जब तक ये मानेंगे नहीं उस वक्त तक जबर या जो कैफियत है गैर कानूनी काम की वो जारी रहेगी? मेरा पहले आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मानते हैं कि राना सनाउल्लाह खान के साथ ज्यादती हुई है। क्या किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो मीडिया के ऊपर आके कह दे कि हाँ राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई है? उसके खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया था वो झूठा मुकदमा था और वो इमरान खान के इमा पे बनाया गया था, ना ले इमरान खान का नाम, ये तो मान लें कि उससे ज्यादती हुई है। आज तक तहरीक इंसाफ के किसी एक फर्द में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं पैदा हुई कि वो ये बात मान सके जो आज मुनीब भी कह रहा है, आज पाकिस्तान का हर जर्नलिस्ट कह रहा है, हर मीडिया पर्सन कह रहा है। चौधरी साहब के प्रोग्राम में कह दिया था हमारा लेना देना कुछ नहीं था उससे, जी वो हमने नहीं कराया। लेना देना देखे ना, लेना देना तो बड़ी सीधी सी बात है। तो जो मामला चल रहे हैं उनको चलने दें, इलेक्शन के बाद मैं भी कह दूंगा कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। ये तो बड़ा आसान है कह देना कि जी लेना देना नहीं था। दूसरी बात है, आपने अभी कहा जितना हमारा बस है, तारिक भाई आपने अभी कहा कि जितना हमारा बस है, तो आप भी कह दें कि यार हमारे बस पे नहीं है, हमारा लेना देना नहीं है, अली नवाज अमान के भाई किधर गए या किसी और के साथ क्या हो रहा है, हमारा लेना देना नहीं है इससे। देखिए मैं इस बात को जो आपने की है, मैं पहले कह चुका हूं कि मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं, ना किसी पार्टी की पाबंदी के, किसी पार्टी पे, ना किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई के। और दूसरी बात यह है कि मुनीब आप मेरे भाई हैं, एक बात मैं बड़े, और शोएब साहब भी मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है। बात यह है कि वंस एंड फॉर ऑल सिस्टम को ठीक होना है। जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, देखिए साइड्स चेंज होती रहती हैं, आज एक गवर्नमेंट में है, दूसरा पोजीशन में है, आज हम गवर्नमेंट में, वो पोजीशन में, साइड्स चेंज होती रहती हैं।
ये बिल्कुल जैसे क्रिकेट की विकेट नहीं होती, एंड्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन इस सिस्टम को ठीक होना है। अब 9 मई के वाक़यात से पहले मुझे आप ये बताएं, जैसे आज आप कह रहे हैं कि जी ये जबर का आलम है, मैंने ये साइड्स की बात इसलिए की है कि हम कोई खुश नहीं है किसी के साथ ज्यादती हो या करें, बिल्कुल मैं इसमें क्लियर हूँ, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जबर के आलम की जिसकी बात बार बार आप कर रहे हैं, क्या ये 9 मई से पहले कोई जबर का आलम था या किसी के साथ? ये 9 मई के वाक़यात के बाद कोई जबर का आलम कह रहे हैं ना, जब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो लोग गिरफ्तार हुए, मुकदमात बने, JITs हैं, तहकीकात हो रही हैं। अब या तो इस बात को मान लें कि उन वाक़यात में मुलव्विस अफराद, मनसूबा साज, सहूलतकार, सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके अलावा अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो तो वो जबर है। लेकिन अब आप उन लोगों को, जो मैंने जब तीनों चीजें कही, जो फैसिलिटेटर्स थे, जो इन्वॉल्व थे, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, आप कहें वो जबर है, वाकयात को भी आप कंडेम कर दें, जबर भी हो रहा है, 9 मई को तो चीजें तो हो नहीं सकती। ये बात मैं आपकी मानता हूं, इसकी जस्टिफिकेशन को नहीं, इफ्तिखार साहब, लेकिन जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है फिर आप वो कहते हैं वो जबर है, ये भी तो अच्छा चले ठीक है आपका, लेकिन क्या इस बात का सबूत है कि अली नवाज अवान का भाई, जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, उन्होंने भी 9 मई के अंदर कुछ किया? अली नवाज अवान का चलो सियासी वर्कर है, शायद कोई ताल्लुक हो, मुझे नहीं पता, और शायद वो यकीनी तौर पर एविडेंस होगी। जी अच्छा चले दीदी, मैं एक मिनट, इफ्तिखार साहब का पॉइंट। इफ्तिखार साहब देखिए, सियासी माहौल तो जो आपके सामने, बट सवाल ये है कि ये दो चीज़ें मैंने कहा कि इंतखाबात होने नहीं होने उनकी अपनी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ये PTI मांग रही है। राना साहब ने कहा जी 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस है, ये भूल जाएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह का नहीं मिलेगा कि आप मुलव्विस भी हैं और आपको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मिल जाए। क्या गवर्नमेंट ये दोनों साइड्स पर खेल रही है आपके नज़दीक? नहीं, कैसे खेल रही है दोनों साइड? मतलब एक तरफ वो कहते हैं हम कोई जबर नहीं कर रहे और आप इंतखाबात लड़े, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को नजर आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है नहीं, हमें तो फील्ड तक भी शायद उनको नहीं पहुंचे। कुरैशी को चाहिए कि 9 मई वाले वाकयात को बता दे क्या थे वो, और 9 मई वाले वाकयात में जो लोग मुलव्वस हैं उनके बारे में यहाँ ऑन करें उनको या उनको डिसऑन करें। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। 9 मई से पहले का अगर कोई ऐसा जबर है तो कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। ठीक, ये दोनों फ्रीकैन ये रगमाल बन चुके हैं अपने माजी के। अच्छा, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं ना। लेकिन 9 मई एक ऐसा सानिया है जिस पे कंप्रोमाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ये दोनों फ्रीकैन की जिम्मेदारी है कि जिन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की उनके बारे में फैसला करें वो लोग कौन हैं। और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो उनको हवाले कर दें कानून के, और कानून फिर जो फैसला करे उसको माने। तरीके साहब के चेयरमैन कहते हैं मैं तो कैद में था, भी मुझे तो पता ही चले वो ठीक है, वो साबित हो जाएगा ना। देखो हम बहस नहीं करते, मैं बहस में बिलीव ही नहीं करता। ठीक है, कानून है, अगर सबूत हैं, अगर प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग है, दे शुड बी पनिश्ड। दैट्स ऑल। सिंपल है, सही है, सिंपल। बट और अगर उसके बाद जो बचते हैं इलेक्शन लड़े। और एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग ये वाली बात इफ्तिखार साहब, ये प्लीज, जो बचते हैं वो इलेक्शन लड़े, वो यहाँ तो माहौल ये है ना कि PTI के बहुत से लोग आपसे मिलते हैं मुझसे, वो कहते हैं माहौल ही नहीं है, हम इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे। कैसा माहौल चाहिए उनको? वो कहते हैं एक गिवन सर्कमस्टांसेस में हम नहीं लड़ सकेंगे। मतलब यानी कि वो कुछ लिख के दें और उसके नीचे दक्षत को कर दे तो फिर वो माहौल बन जाएगा। मतलब आपको लगता है उनको जो जिनका ताल्लुक नहीं है वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? देखो मेरी बात सुनो दोस्त, 9 मई पर तो कंप्रोमाइज अगर आप भी करोगे तो खुदा कोई भी नहीं, खुदा बंदे करीम आप पे रहम करे। बिल्कुल, ठीक है, सिंपल सी बात है, इस पे तो कोई डिबेट नहीं है। मुझे ये बताएं, ये शुएब साहब है नाम इनका? जी, शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब को पूछें कि जो लिस्ट उन्होंने जारी की हुई है इमरान खान के दस्तों के साथ, उसमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? पूछे, आस्क हिम। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं शुएब शाहीन साहब को? कौन सी लिस्ट जिसमें MNS और MPs की जो लिस्ट जारी हुई है 1000 सीटों की, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? वो गिरफ्तार तो फिर नोटेबल लोग ही हैं, दो हमको रह कुछ गए हैं भाई। मैं ऐसा नहीं करे। देखें, पहली बात तो ये चेयरमैन ने एक मिनट प्लीज, एक मिनट शुएब साहब, मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं सुनता रहा। जी जी। पार्टी के चेयरमैन ने एक लिस्ट जारी की है तमाम मुल्क की, ठीक है, उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? ठीक, अच्छा एक मिनट, लेट शुएब साहब रिस्पॉन्ड। शुएब साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा इसके ऊपर, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं?
देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे नॉलेज में नहीं है अभी कि कितने हुए कितने नहीं हुए, और अभी तक तो बहुत सारे का ये पता नहीं है कि वो गिरफ्तार हैं, किसकी कस्टडी में हैं, कहाँ हैं, उसकी पूरी लिस्ट कोई भी अथॉरिटी जो राना सनाउल्लाह सुने राना सनाउल्लाह साहब ने सुने जो राना सनाउल्लाह साहब ने 10,000 बंदों का रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट में, जब अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए उन्होंने उसकी 1/10 भी लिस्ट पेश नहीं की। अभी तक कोई हमारे नॉलेज में नहीं है कि कितने लोग गिरफ्तार हैं, कितने लोग वाकई उठाए गए हैं, कितने लोग वो हैं जो इस वक्त अंडर कस्टडी में हैं। लेकिन आपके जरिए मेरा सवाल है कि जो तहरीक पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो कासिम के अब्बा ने दस्तखत के जरिए लिस्ट जारी की हुई है, ठीक है, उस लिस्ट में से मैं इनको दावत देता हूँ कि ये जारी करें कि उस लिस्ट में से कितने लोग गिरफ्तार हैं और कितने लोग नहीं है। लेकिन उनका कहना यह है कि हमें तो पता भी नहीं है कितने लोग कहां हैं। ये सियासी जमात नहीं है। हाँ बिल्कुल है, बहुत बड़ी सियासी जमात है। क्या ये सियासी जमात मोहल्ले गली में पॉलिटिक्स कर रही है ना? क्या ये इलाकों में, शहरों में, तहसीलों में पॉलिटिक्स कर रही है ना? तो क्या इसको ये पता नहीं कि इसकी तहसील, शहर, मोहल्ले में से कौन आदमी गिरफ्तार है, कौन आदमी गिरफ्तार है? लेट शोएब साहब रिस्पॉन्ड। बट सर एक मुख्तसर सा ब्रेक है। शोएब साहब मैं आऊंगा, आपसे शुरू करूंगा बिकॉज ये मामला सेंसिटिव भी है। तहरीक जमात, ये मैं भी बिलीव करता हूं कि 9 मई का वाकया उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन 9 मई के वाकयात में पूरी तहरीक इंसाफ या पूरा उसका इलेक्टोरेट या वोटर तो शामिल नहीं होगा ना। कुछ लोग वो भी हैं जो अमन पसंद है, जो घर बैठे रहे लेकिन आज भी अपनी जमात के साथ है। लिस्ट की बात इफ्तिखार साहब ने की है कि लिस्टें दे दे कि कितने लोग गिरफ्तार हैं और कितने लोग मिसिंग हैं। एक ब्रेक के बाद फिर बात कर लेते हैं। और ये कि मियां नवाज शरीफ साहब की बरीयत हो जाएगी इंतखाबात से पहले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो हमारे वज़ीर आज़म हो। ब्रेक के बाद साथ हैं। अभी तो बहस इस बात पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। मेरा सवाल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो उस सूरत में है कि आप इंतखाबात तक जाएं। शोएब शाहीन साहब का मौका अपनी जगह, बट शोएब शाहीन साहब बात ये है कि बहसीत एक सियासी जमात, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पता है इस वक्त के उनके कितने लोग गिरफ्तार हैं, कितने लोग गिरफ्तार नहीं हैं? और वो जो टिकट होल्डर्स थे, मुतअद्दिद ने तो टिकट छोड़ दिए, वापस ले दिए, सब कुछ कर दिया, पार्टी छोड़ दी, लेकिन स्टेटस क्या है उम्मीदवारों का अगर 2023 के इंतखाबात के इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो? देखें, अगर तो आप स्टेटस ऑफ उम्मीदवारान की बात करेंगे, खान साहब के पास और PTI के पास हर हल्के में 7 से ज़ायद कैंडिडेट्स मौजूद हैं। इसलिए ये कहना कि कैंडिडेचर का कोई इशू होगा, कैंडिडेट्स का कोई इशू होगा, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। जब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह PTI पूरी तरह पार्टिसिपेट करेगी और उनके पास हर हल्के में कई कैंडिडेट्स हैं और उनमें से बेस्ट कैंडिडेट जो भी होगा उसको टिकट मिलेगी और इंशाल्लाह ताला कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात और 9 मई वाले वाक़े और गिरफ्तारियों के हवाले से आपका सवाल था, लेकिन सबसे पहले इन्होंने ख़ुद स्टेटमेंट दी कि 10,000 अफराद को हमने गिरफ़्तार किया हुआ है। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आई, वो उससे कम करके उन्होंने बताई। अटॉर्नी जनरल साहब के पास जब ये मिलिट्री केस वाला केस चल रहा है, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने भी पूछा, उन्होंने भी पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बताएं कि मिलिट्री ट्रायल के लिए कितने लोग सिलेक्ट किए गए हैं और कितने लोग बाकी अदालतों में हैं और उसकी क्या रिपोर्ट है। उसके मद्दे मुकाबिल जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो टोटली कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक दूसरे के साथ। देखें, इफ्तिखार साहब जो फरमा रहे थे कि भाई हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो नहीं है ना, हमारे पास जिसने उठाए हैं वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हमें बताए कि किस जगह से। और बहुत सारे लोग हैं जो मिसिंग पर्सन में शामिल हैं और वो कोई उनको ओन नहीं कर रहा। ज़मान पार्क में लोग मिलने जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है। ये कहना, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में हुर्मत पे कुरान पे जो पिछले जुम्मे को वो हुआ मुजाहरे, सारी पार्टियों ने शामिल हुआ और मैंने उस दिन सबकी तारीफ़ की कि जी अच्छा है कि यकजहती का मुजाहरा है वो। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ PTI वर्कर्स के ख़िलाफ़ FIR'ें काट दी गई। वो मेरे पास FIR'ें हैं, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। मुल्तान में, KPK में, पेशावर में, बहुत सारी जगहों पे कि जी इन्होंने मुजाहरा किया, रास्ता रोका, हुर्मत कुरान पे मुजाहरा किया, इन्होंने रास्ता रोका, लिहाजा ये मुजरिम करार पाए और उसके खिलाफ FIR'ें काट दी गई। मेरे पास FIR'ें हैं, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। दैट इज़ दी सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन हमारे पाकिस्तान में। ये कुछ हो रहा है, सारी पार्टियों ने किया, एक अच्छा इक़दाम था। मैंने तो बल्कि उस दिन मेरे प्रोग्राम में जहाँ मैं बैठा सबको मैंने तारीफ की, अच्छा किया कि एक तो यकजहती हुई। आपको अच्छा एक दो बातें मैं और बात कर लूँ सर। अब सर जी मेरे सवाल का इसका जवाब दे दें, इंपॉर्टेंट है।
क्या आपको ये लगता है कि 2023 का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विद कासिम के अब्बा या विदाउट कासिम के अब्बा लड़ने ही नहीं दिया जाएगा? कोई तंगी होगी, फेयर प्ले नहीं होगा? आपको ये शकूक है, शुबात है? ये शकूक व शुबात नहीं है, हमें ये यकीन है कि ये इस हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि किसी तरीके से, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट और सारी सियासी जमातें, चूँकि इनका ये सियासत में ये मुकाबला नहीं कर सकते, इनके पास एक ही ऑप्शन है कि किसी तरीके से खान साहब को साइडलाइन किया जाए और ये पब्लिक में ना जा सकें, और इनके ऊपर इस कदर ये 180 मुकदमे मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में कोई एक लीडर बता दें जिसके खिलाफ इतने मुकदमात हुए हों, और ये हमें यकीन है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे। उसके बावजूद हमें ये यकीन है कि पब्लिक ने हमें पब्लिक आज भी हमारे साथ खड़ी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिर्फ बात करके किसी और लीडर ने इस तरह तो नहीं उसकी पार्टी ने किया, बट ये भी फैक्ट है। 9 मई का सब कुछ पूछा जा रहे हैं, 9 मई को सब कुछ पूछा जा रहा है। एक बात साहब, एक बात करके मैं अपनी हमारी एक मदद कीजिएगा। नहीं एक मदद कीजिएगा हमारी। ये 180 की तो लिस्ट छाप सकते हैं ना आप? 180 केसेस की लिस्ट छाप सकते हैं? इसकी तो लिस्ट छाप सकते हैं, ये खुफिया तो नहीं है ना? जी छाप देंगे आपको। ये 180 की वो लिस्ट है जो हाई कोर्ट में आकर के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आकर के हमारे पास चले। आपको मैं अगला प्रोग्राम रखें, इफ्तिखार साहब अगला प्रोग्राम रखें, मैं आपको 180 की लिस्ट कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। दोस्त मेरी आपको लिस्ट अलॉन्ग विद एफआईआर, अलॉन्ग विद ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, आपको मैं आपको लिस्ट बना के सर वो कह रहे हैं लिस्ट दे देंगे। नहीं मुझे ना दें, ये 180 की मैं लिस्ट दे दूंगा ना, छाप दें। चलें जी, आप अखबार में छपवा दें, छाप के दे देंगे जानिब से एज अ पार्टी छाप दें आपको। ठीक, आपको केसेस की लिस्ट अलॉन्ग विद ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट्स, आपको एफआईआर्स की कापियां, मैं एक अपनी लीडरशिप को कहूंगा, अपनी लीगल टीम को कहूंगा, आपको भेज देंगे, बताएंगे सबको, आपको डिस्प्ले कर देंगे। आप हुक्म करें। और इसके अलावा आप बताएं, मुझे दूसरी बात बात करने दें। ठीक है, चले, ठीक है, 9 मई को हम ठीक है, 9 मई को हमने एक से जायद मर्तबा कंडेम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आप फैसला उठा लें, उसने क्लैरिफाई कर दिया कि उसमें खान साहब का कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट, उसका पैराग्राफ 8 और 9 पढ़ लें। और ये कहना कि 9 मई से पहले की कोई बात करें, 9 मई से पहले शहबाज 9 मई के केसेस के अंदर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जॉनरेट ऑलरेडी कर दिया है इमरान खान साहब को? जी बिल्कुल कर दिया है, उसका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है। 9 मई वाले वाक़े के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो फाइनल फाइंडिंग्स आई हैं, जजमेंट आई है, आप उसको देख लें। 9 मई का एक और भी वाक़या हुआ था जिसको हम सबको जहन में रखना चाहिए। इंसाफ के निज़ाम के ऊपर हमला हुआ था, वो एक रियासत का सुतून है इंसाफ का निज़ाम। हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके शीशे तोड़े गए। अमले को बात का नहीं, वो पहले हुआ, क्या अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया के हवाले से जो था। ये चले, ये बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन आपका ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इमरान खान साहब को एग्जॉनरेट किया हुआ है। मुझे एक बात सिर्फ क्लैरिफाई करने दें, इस बात को देखें। एक है गिरफ्तारी कानूनी या गैर कानूनी, एक है जिस अंदाज से गिरफ्तारी हुई, हाई कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, हाई कोर्ट के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके शीशे तोड़े, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, और हाई कोर्ट ने खुद लिखा पहले फैसले में कि आप इस पे एफआईआर दर्ज करें। और वो जो सीसीटीवी फुटेजेस उठा के ले गए, इंस्टॉलेशन उठा के ले गए, आज तक वो वापस नहीं है, और हाई कोर्ट अपनी एफआईआर नहीं दर्ज करा उसके बाद आज तक। क्या हाई कोर्ट उसके बाद देने वाला, क्या ये रियासत का सुकून नहीं है? सर बात वही है ना, अगर ऑलरेडी इमरान खान साहब को एग्जॉनरेट कर दिया है हर तरह के इल्जाम से, तो फिर मैं तारिक फजल जोशी साहब से पूछूंगा कि ये 10-10 मुकदमों के अंदर नामजदगी इमरान खान की क्यों हो रही है, कासिम के अब्बा की। एक ब्रेक के बाद जी वापस हमारे साथ रहिएगा। जिस केस का, जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, और जिसमें बताया जा रहा है, जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को एग्जॉनरेट कर दिया था, उसके अगर रीड्स के अंदर जो इमरान खान का मौक़िफ़ था, अदालत ने उसको रिप्रोड्यूस किया था। उस केस का सब्जेक्ट मैटर ये था कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी, और जिस अंदाज में की गई क्या वो कानूनी थी या गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी करार दिया, लेकिन इमरान खान का मौक़िफ़ उसके अंदर बयान किया गया, बगैर इन्वेस्टिगेशन के सुप्रीम कोर्ट किसी को एग्जॉनरेट कैसे कर सकता है।
ये मेरे लिए भी ताज्जुब की बात थी और मैं कोशिश करूंगा कि वो जजमेंट हम आपको दिखा भी पाए। बट सवाल ये है तारिक फजल चौधरी साहब, शोएब शाहीन साहब का उनकी फ्रस्ट्रेशन बहसियत एक जमात के मेंबर और जो कानूनी पोजीशन है, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं। कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि उन्हें इंतखाबात में जो जायज़ तरीका होता है या जायज़ एक माहौल होता है किसी सियासी जमात के लिए कि उसे इंतखाब लड़ने दिया जाए, वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और ना ही उससे मिलेगा। देखिए, मैं इस पे ज़रा आखिर में आता हूँ और बड़ा इसका प्रिसाइजली मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन जो बात शोएब साहब ने की और आपने भी की कि वो गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन जिस अंदाज से हुई, 3 अंदाज मैं आपके सामने रखता हूँ जिस अंदाज से ये गिरफ्तारियाँ करते रहे हैं हमारी लीडरशिप की। यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक दफ़ा गिरफ़्तार किया गया जब उनकी वालदा बिस्तर मर्ग पे थी, अपने वाले साहब के साथ ज़मानत पे रिहा हुई। मियां नवाज शरीफ साहब लाहौर जेल में थे। अब बेटी अपने बाप को मिलने जाती है और बाप के सामने जेल के अंदर बेटी को अरेस्ट कर लिया जाता है। नैब बेटी को गिरफ़्तार करता है बाप के सामने, जो ख़ुद पाबंद सलासल है। अब ये कोई जिस अंदाज से गिरफ़्तारी हुई को समझ आती है? जेल से बाहर निकल के भी तो गिरफ़्तारी हो सकती थी, सिर्फ बाप को अजियत देने के लिए। जिस अंदाज से शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी हुई कि प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, नैब एक और मुकदमा जाता है, गिरफ़्तार दूसरे में कर लिया जाता है। ये अंदाज़ आपको समझ आता है? मियां नवाज शरीफ साहब को जब उनका केस ट्रायल हुआ GIT में, तो उनकी किस बात पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी? पानामा पेपर्स, एसेट्स। नाअहल उन्हें किया गया कि जी आपके पासपोर्ट पे दुबई का रेजिडेंट वीज़ा होता है, जैसे अकामा कहते हैं, वो लगा हुआ है, इसलिए आपको नाअहल करते हैं। बेटे से तनख्वाह नहीं ली, ले तो सकते थे, ली नहीं पर ले तो सकते थे। ये अंदाज़ आपको समझ आता है? मैंने सिर्फ 3 मिसालें दी हैं, मेरे पास तो दर्जनों ऐसी मिसालें हैं कि जिस अंदाज से ये गिरफ्तारियां करते रहे हैं, जिस अंदाज से ये मुकदमात बनाते रहे हैं। तो लिहाजा ये बात इन्हें हमेशा सोचनी चाहिए कि हमारा अंदाज़ क्या था। हमारा तो अंदाज़ अभी कुछ भी नहीं है। हमने तो आपने जो हमारे साथ किया, हमने तो 10% आपके साथ नहीं किया। आप लोग तो 9 मई के वाक़यात के बाद कोई आप ये कहें कि अपने पाँव पे आप लोगों ने खुद कुल्हाड़ी मारी है। आप लोगों ने वो काम किए हैं पाकिस्तान में, या काम किया है कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और इसको रोकना, इसको यकीनी बनाना कि आइंदा पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात ना हो, ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है, बाहैसियत पाकिस्तानी भी, बाहैसियत हुकूमत भी, और ये हमारे कौमी इदारों की भी जिम्मेदारी है। मिसाल अपनी दे रहे हैं कि जितनी आज़ादी आपको थी उतनी की इनको होगी, को रोकें। दूसरी बात जो आपने की है जी, कि दोबारा आपने वो बात पूछी जी। तो मैंने तो आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल किया था कि जितनी आपने आज़ादी इलेक्शन लड़ने की और लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में हमें दी थी, अगर उतनी आपको दे दी जाए तो आप राजी हैं इस बात में? ये तो बता दें। अच्छा चले सर, वक्त खत्म हो गया। तारिक भाई, ये फजल साहब, आई डिसएग्री विद यू। ये जो आप असल में जो है ना, ये माजी में रहना चाह रहे हैं। अब खुदा के लिए माजी से निकल आए। अगर हम सारे ही माजी में रहेंगे तो आगे हम जा ही नहीं सकेंगे। इफ्तिखार भाई, इन्हें एहसास तो होना चाहिए ना कि इन्होंने ज्यादती की हमारे साथ, ठीक है, हम नहीं करेंगे। देखें बात ये है, हम सब मेरे ख्याल है माजी के ये रकमाल बन गए हैं। खुदा के लिए माजी से निकल आए, आगे चलें। कैसे हो सकता है कि PTI के बगैर आप इलेक्शन करवा लें? अगर PTI के बगैर इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शनों की कोई वक़्त नहीं होगी, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल होगा, लेजिटिमेसी नहीं होगी, मॉरल लेजिटिमेसी के ऊपर तो सवाल आएगा। बिल्कुल, ये आप मान जाएं। तो वो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, पर वो कहते हैं जो हमारे साथ हुआ भाई वो भी तो याद रखो ना। कुछ ना किया हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो निकालना पड़ेगा। 9 मई को अलग रखें, इलेक्शनों को अलग रखें, और इलेक्शनों में उनके साथ आप देखें। ठीक हो गया सर, वक्त खत्म हो गया। उनसे इंटरेक्ट करें और जानने की कोशिश करें कि कितना पॉसिबल है उनको वो अकोमोडेट करना। बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, जनाब तारिक फजल चौधरी साहब और जनाब शोएब शाहीन साहब। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।